डिपार्टमेंट है इट डील्स विद इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल्स की दो टाइप्स की डिजीज होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस। ओवरऑल दोनों चीज़ों को कहते हैं वेटनरी मेडिसिन। लेकिन सब डिजीज का और एक एस्पेक्ट होता है कि डिजीज होती क्यों है, और डिजीज होने से पहले जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आ जाते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है ना, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं डिजीज होने से पहले, प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ एनी डिजीज। तो जो जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो होस्ट को रिलेटेड है, मीन्स जिसमें डिजीज हो जाती है, या वो एनवायरनमेंट को रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज जो है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड है ना। किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह की टोपोग्राफी होगी, क्या एजेंट उसमें सर्वाइव कर पाएगा, होस्ट उसमें सर्वाइव कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जिसको हम कहते हैं, इसमें डिजीज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक एटियोलॉजिकल एजेंट या बैक्टीरिया आ गया, घुस गया किसी में, तो फिर तो दुनिया में कोई लाइफ रहती नहीं है। डिजीज इतनी ईजी नहीं होती कि आराम से आ जाए वो डिजीज हो जाए। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे होस्ट की इम्यूनिटी। मौसम खराब हो गया, किसी को जुकाम हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को कोविड आ गया, किसी को सीवियर हो गया, किसी को बिल्कुल नहीं हुआ, किसी को माइल्ड। तो ये डिपेंड करता है कि जो होस्ट है उसमें ऐसा क्या है कि या वो ज़्यादा ससेप्टेबल है कि कम ससेप्टेबल है कि रेजिस्टेंट है, उसके इम्यूनिटी लेवल क्या है। उसके बाद एजेंट, क्या एजेंट ऐसा है, एजेंट मीन्स कि वो वाला जिसको हम एटियोलॉजिकल एजेंट कहते हैं, कि जो डिजीज करता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, तो क्या वो एनवायरनमेंट में रेजिस्टेंट है, क्या वो सर्वाइव कर पाता है। ठीक है ना, सर्वाइव करता है तो कितनी देर करता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है। जब वो एक को इन्फेक्ट कर गया, उसके बाद जब वो वहां से निकलेगा, उसमें एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है। क्या वो रेजिस्टेंट है कि वो एनवायरनमेंट में तब तक जिंदा रह पाएगा, उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कैसी है कि जब वो एक दिस ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाएगा जिसको इन्फेक्ट करेगा, क्या उसमें इतनी ताकत है कि वो एनवायरनमेंट को झेल पाएगा। और उसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, इजी है, क्या वो खाने की वजह से हो जाएगा, मीन्स उसका पोर्टल ऑफ एंट्री होगा ऑरल, मुंह के जरिए अंदर चला जाएगा, या वो सांस लेने से अंदर चला जाएगा, या वो जिसको हम कहते हैं कंटैजियस, टच करने से अंदर चला जाएगा। तो जैसे एफएमडी है, ठीक है ना, एफएमडी है जानवरों की एक डिजीज, वो बहुत ज्यादा फैलती है, बहुत क्विक है। अगर एक जानवर को हम लाएंगे जिसको एफएमडी होगा, तो 8-10 दिन तक क्या होता है कि जितने भी हमारे हर्ड में बाकी जानवर होंगे वो इफेक्ट हो जाते हैं। कोई डिजीज ऐसी होती है कि एक को लग गई वही रहेगी, वो नहीं फैलेगी वहां यहाँ से। हाँ, या तो फैलेगी लेकिन उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन काफी स्लो होगा, काफी कम होगा। तो इन चीजों पर डिपेंड करता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी डिजीजेस का कैसा है, ट्रांसमिसिबिलिटी कम है कि ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आ जाती है एपिडेमियोलॉजी, ये आती हैं सारी। तो इसमें हम पढ़ते हैं डिजीज के बारे में कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, चाहे वो माहौल के रिलेटेड हो, चाहे वो एजेंट के रिलेटेड हो, या चाहे वो उस जानवर के रिलेटेड हो जिसको डिजीज होनी है, बीमारी होनी है। तो जो सारे ये वाले फैक्टर्स आ जाते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि डिजीज होगी या नहीं होगी, किस तरह से होगी, कितनी सीवियर होगी, और यही वाली चीजें ये आ जाती हैं एपिडेमियोलॉजी में। तो एपिडेमियोलॉजी में हमारा एक इम्पोर्टेंट रहता है जैसे कंट्रोल मेजर्स। तो ये सारे एपिडेमियोलॉजी को ध्यान में रख के एक कंट्रोल मेजर बनाते हैं कि अगर हमें किसी डिजीज को रोकना है कि कोई कौन सी ऐसी चीज एपिडेमियोलॉजी में आ जाती है जिसपे हम ब्रेक्स लगा सकते हैं, जो वाली चीज हम रोक सकते हैं कि जिसकी वजह से डिजीज ना हो। चाहे हम इम्यूनिटी बढ़ाएं होस्ट की, ठीक है ना, एटियोलॉजिकल एजेंट है उतना ही पावरफुल, बैक्टीरिया तो वही, हमने उसको कुछ नहीं किया लेकिन हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई, तो उस वजह से डिजीज कम हो गई। या हमने कुछ एक बैरियर बना दिया, इसमें एक बैरियर बना, हम गए, हमने एंटीसेप्टिक लिया और हमने हैंड वॉश किया, तो हमने एक बैरियर बना दिया एटियोलॉजिकल एजेंट को और हमारे बीच में, ताकि डिजीज हमें ट्रांसमिट ना हो। या हमने अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से मॉडिफाई किया कि ये जो एटियोलॉजिकल एजेंट था ये कमजोर पड़ गया, ये पड़ गया कमजोर। तो उस कमजोरी की वजह से उसमें उतनी वायरुलेंस या उतनी ताकत उसमें नहीं रही ताकि वो हमें अफेक्ट कर सके। तो ये सारी चीजें हम टारगेट करते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी, और इसमें सारी चीजें हम यही करते हैं। और इसमें एक चीज रहती है इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं बायोसिक्योरिटी। इन चीजों को हम कहते हैं बायोसिक्योरिटी, मींस सिक्योरिटी अगेंस्ट द एटियोलॉजिकल एजेंट्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स। क्योंकि जब हमें बीमारी होगी वो किसी एटियोलॉजिकल एजेंट से, वो किसी जिंदा चीज से ही होगी, है ना। जब बीमारी इन्फेक्शियस डिजीज होगी वो किसी जिंदा चीज से ही होगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक बैरियर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं, उसके अगेंस्ट एक सिक्योरिटी हम डिवाइस करते हैं, एक पूरा सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं बायोसिक्योरिटी।
तो ये सारी बायोसिक्योरिटी में फिर आपका एक लेक्चर भी है, तो उसमें हम आपको बताएंगे सारी की बायोसिक्योरिटी मेजर्स कहाँ से स्टार्ट हो गए। जैसे हमें एक डेयरी फार्म खोलना है, तो बायोसिक्योरिटी मेजर वहाँ से स्टार्ट नहीं होता कि हमने एक डेयरी फार्म बना दिया, बाद में वेट करेंगे डिजीज कब होगी उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे ना। फार्म बनाने से पहले ही हमें सारी चीज़ें देखनी है, हमें किस जगह फार्म बनाना है, उसका लेआउट कैसा होगा, तो कहाँ पर बनाएंगे, उसकी लोकेशन कैसे होगी, पानी कहाँ से आ जाएगा, ताकि बाद में डिजीजेस ना हो, बाद में डिजीजेस ना हो। और फिर उसका डिसइंफेक्शन हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें उस बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में आ जाती हैं। तो अब जैसे हमारी यूजी लैब है, इसमें भी हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैम भी आपको दिखाएंगे पीजी लैब में। तो जैसे एक ऑटोक्लेव है, ये तो आपने शायद इससे पहले भी देखा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अब डिजीज डायग्नोसिस हमारा एक इम्पॉर्टेंट है। तो डायग्नोसिस के लिए हम जानवर से जाएंगे वहाँ पे, तो हमें मैस्टेट्स डायग्नोज करना है या हमें और कोई उसका टेस्ट करना है, जिसको हम कहते हैं कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। हमें देखना है इसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक अप्रोप्रिएट है। उसके लिए क्या हम करेंगे, पहले हम उसको ग्रो करेंगे, उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक 2, 5, 6 एंटीबायोटिक डालेंगे, फिर देखेंगे उसमें कौन सा एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा कारगर है, किसका ज़्यादा इफेक्ट है, किसका नहीं, ताकि हम उसी हिसाब से दवाई लिखेंगे। जैसे मैस्टाइड्स है, हम उसी हिसाब से दवाई लिखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी दवाई ज़्यादा असरदार है। या ऐसी कोई दवाई तो नहीं है जो बिल्कुल रेजिस्टेंट है, हम यहाँ से जानवर को दवाई दे रहे हैं, ओनर आ रहा है कि वो सब हम देखेंगे। अब हमने मिल्क सैंपल लाया, उसके बाद हमें बैक्टीरिया तो ग्रो करेंगे, हमको ग्रो कराना है हमें पहले। ग्रो के लिए एक मीडिया होता है, उसके लिए डिफरेंट मीडिया होते हैं। अब मीडिया को पहले हमें स्टेरलाइज करना है। स्टेरलाइज मींस कि हमें मीडिया को फ्री करना है, जो पहले ऑलरेडी उसमें ऑर्गेनिज्म है या उसमें एनवायरनमेंट से आ जाएंगे, उस सबको हमें पहले फ्री करना है। मींस जितने भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पहले होंगे उन सबको मार देना, ताकि उसमें कोई एनवायरमेंटल कंटामिनेशन न हो जाए। क्योंकि जब हम मीडिया एक बोतल से निकालते हैं, उसको पहले हम इसमें पानी में मिलाएंगे, नेचुरली उसमें तो एनवायरनमेंट में जितने भी कंटामिनेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको पहले मारने के लिए हम करते हैं स्टेरलाइजेशन, ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव क्या करता है, जैसे हम घर में पानी उबालेंगे, वो तो 100 पे ही, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रेजिस्टेंट होते हैं, वो 100 डिग्री तक भी सर्वाइव करते ही करते हैं। तो इसके लिए क्या टेम्परेचर चला जाता है, इसमें 120 चला जाता है। जैसे आपके घर में प्रेशर कुकर में भी उसमें क्यों हम दाल, राजमा दाल से तकी मसराव, क्योंकि हम कहते हैं वो उसमें प्रेशर बगैर एक तैयार वैसे फर्क क्या है कि इसका टेम्परेचर पानी का 100 है, लेकिन उसका 120 तक चला जाता है, तो वो चीज़ें जल्दी तैयार हो जाती हैं। सेम इसी में हमने मीडिया डाला, उसके बाद उसको बंद किया, यहाँ से नॉब बंद किया और इसमें प्रेशर आ जाता है। जब ये बॉयल होगा, लेकिन इसका टेम्परेचर, क्योंकि इसमें ऊपर से प्रेशर है, इसमें प्रेशर है। बॉइलिंग हम किसको कहते हैं, बॉइलिंग हम इसको कहते हैं कि जब पानी का जो ऊपर इसका वेपर प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। लेकिन इसमें आर्टिफिशियली इसमें प्रेशर अच्छा दम में प्रेशर बढ़ा देते हैं इसमें। उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से, अब पानी जो इसमें है वो 100 डिग्री पे नहीं होगा बॉइल, अब वो 120 पे होगा। तो 120 पे हम रखते हैं इसको 15 मिनट के लिए, तो उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है रेजिस्ट है कुछ, वो मर जाएंगे। तो इस चीज को हम कहते हैं स्टेरलाइजेशन। क्या कहते हैं? एक होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मींस कि जितने पैथोजेंस हैं, जो बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म, उनको हम हटाएंगे, उसको कहेंगे डिसइंफेक्शन। हमने हैंड वॉश किया तो बीमारी वाले जो पैथोजेंस हैं वो तो चले गए, लेकिन स्टेरलाइजेशन होता है कि जितने भी एक किसी पर्टिकुलर इसमें चीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म उन सबको हमें हटा देना है। तो दैट इज इसका ना 7, तो ये चीज उसको स्टेरलाइज कर देती है कंप्लीट। उसमें उसके बाद निकाला तो जो भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म होंगे, रेजिस्टेंट होंगे, कुछ होंगे, स्पोर फॉर्मिंग होंगे, तो वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये सब तो आपने देखा ही होगा। और एक चीज हमारे पास जैसे हॉट एयर होगा, ये बात, ये तो स्टीम स्टेरलाइजेशन हो गई, यानी स्टीम से हम करते हैं। कोई ऐसी चीज होती है जैसे हमारे पास ग्लास वेयर है, तो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इसमें वो डालेंगे, स्टीम हमें जरूरी नहीं है। कभी हम सूखी वाली हवा से भी करते हैं, जो बिल्कुल ड्राई एयर होती है लेकिन बहुत गर्म हवा होती है, इसमें हम वो डालते हैं जिसको हम कहते हैं हॉट एयर होगा। इसमें हमने अपना ग्लास वेयर डाला, रबर की चीज मत डालेंगे इसमें डाल सकते हैं रबर की चीज, ये जलाएगी नहीं, इसमें वेट स्टेरलाइजेशन है, इसमें स्टीम से हो जाता है। तो इसमें हमने डाला, इसको गर्म करते हैं, ये पूरा 140 या 200 तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। 1 घंटे तक हम इसको रखते हैं, 2 घंटे तक, तो ये भी चीज़ों को हमें पूरा स्टेरलाइज करेगा। ठीक, चलिए दैट्स एनफ हियर। अब आपको इसमें हम दिखाएं। हाँ, और उसके बाद हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल मिल्क सैंपल हमने लाया। अब हम देखना चाहते हैं क्या इसमें इन्फेक्शन नहीं है, तो हम इसको पहले
या और कोई सैंपल आया, आपके पास सैंपल आया या बाकी हमें और कोई सैंपल आया जिससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है ऑर्गेनिज्म को, पहले इससे हमें विजुअलाइज करना है, हमें देखना है इसको। उसके लिए स्टेनिंग टेक्निक्स होते हैं, जैसे आपने कल भी आप सुन रहे थे कि ग्रैम स्टेनिंग। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रैम स्टेनिंग करते हैं। तो ग्रैम स्टेनिंग क्या होता है, एक डाई होता है वो डाइट्स में चला जाता है एक बैक्टीरिया में। अगर वो उस डाई को लेगा अपने सेल वॉल के अंदर लेगा तो वो बन जाएगा ग्राम पॉजिटिव। अगर उस स्टेन को वो अंदर नहीं लेगा तो वो ग्राम नेगेटिव। एक इनिशियल हमारी इससे हम स्टार्ट करते हैं, फाइनल टेस्ट इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो उनको देखेंगे कहाँ ये स्टेन करके हम उनको देखते हैं मार्कर्स को। फिर इसके अपने पावर्स होते हैं, जैसे 10x है, यानी 10 गुना चीजों को बड़ा करे, 10 गुना चीजों को बढ़ेगा। ये 100 गुना करता है, क्योंकि 10 का मतलब होता है कि 10 into 10। इसी तरह से इसमें फिर अगर ये हम दूसरा लेंस लगाए, इसमें लिखा होता है 40, तो ये 400 गुना करेगा ज्यादा बड़ा। उसके लिए 100 होता है, तो 1000 गुना चीजों को बड़ा करेगा। तो ये हम अपनी क्या हमें देखना होगा, कितनी बारीकी से हमें कोई चीज देखनी होगी, बैक्टीरिया देखना होगा, जरासीम, तो उसी हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर दें। ठीक है ना, चलिए आप कीजिए। चौथा दिन है ना, तो आप लोग ठीक से चल रहे हैं, आप लोग को थोड़ा गैदर हो रही है इंफॉर्मेशन। अभी आप लोगों ने यूजी लैब का देखा। हमारी यूजी लैब में हम यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं, रिमोट टेक्निक काफ़ी देखते हैं। ये हमारी पोस्ट ग्रेजुएट लैब है, इसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट पीजी लैब। यानी हमारे जो पीजी स्कॉलर्स थे, पीजी जो करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो करते हैं, वो यहाँ पर अपना एक पार्ट ऑफ रिसर्च करते हैं, उसको कहते हैं लैब रिसर्च करते हैं। उनका रिसर्च बड़ा वास्ट रहता है, थोड़ा फील्ड में, थोड़ा क्लिनिक्स में। तो जो लैब डायग्नोसिस रहता है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस, वो लोग यहाँ करते हैं। जैसे कि टेस्ट, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, वो यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा कोई और रिसर्च, हमारा जो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहते हैं, साइंटिस्ट वो भी यहाँ पर हमारा डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल। तो हम यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट करते हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट रहते हैं वो बेस्ड रहते हैं कि हमारे जो क्लिनिक्स में केसेस आते हैं, ठीक, क्लिनिकल केसेस आते हैं, चाहे वो लार्ज एनिमल के हो, फार्म एनिमल्स के हो, जिसमें कैटल है, काउ है, शीप है, गोट है। उसके अलावा स्मॉल कंपेनियन एनिमल्स, डॉग, कैट, उनके भी हम सैंपल्स प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंग। तो अभी जो हम यहाँ पर प्रोटोकॉल हमने एक बना लिया है कि कुछ केसेस का हम प्रॉपरली यहाँ पर डायग्नोसिस करते हैं। हमारे यहाँ पर मास्टाइटिस, जिसके बारे में हम अभी 4 दिन से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है ये मास्टाइटिस डिजीज़, कितनी इम्पॉर्टेंट है ये। इसका इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो डॉक्टर बांसवाला, रेनाउंड मास्टाइटिस एक्सपर्ट, उन्होंने आपको कल बताया कि ये कितनी डिवास्टेटिंग है। मतलब ये एक ओनर को जिसके पास गाय है 10 लीटर दे रही थी, फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर दे रही थी, 20 लीटर, इस बीमारी की वजह से वो 0 पे आ जाते हैं, ठीक। और ये फिर कॉन्टीन्यूसली अगर इसको पहले ही हम देख ना ले, ट्रीट ना कर ले या कंट्रोल ना कर ले, तो ये रिकरेंट आती रहती है। यानी इसको ट्रीटमेंट से ज़्यादा कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है इसका, ताकि ये बीमारी ना हो, ठीक। और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। अश्वा क्लिनिक्स में हमें बहुत केसेस आते हैं आए दिन इस चीज़ के, ठीक। इसका एक अपना टाइम पीरियड रहता है, किसके बाद, जो हमने कल आप लोगों ने देखा था। तो ये भी एक हमारी जो हम 0 डिजीज़ भी हम देख रहे हैं अभी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पहले ही कंट्रोल, पहले ही मैनेजमेंट, ताकि डिजीज़ ना यानी देयर विल बी 0 डिजीज़, ठीक। यानी कंट्रोल मैनेजमेंट हो। तो मास्टाइटिस सबसे इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिकली ओनर को ड्रेन करती है, तो इसको कंट्रोल प्रिवेंट पहले ही करना है। मास्टाइटिस आप लोग कुछ दिनों से सुन रहे हैं, तो इसकी बहुत क्लासिफिकेशंस हैं। एक जो हम क्लासिफिकेशन क्लिनिकली देखते हैं, यानी जो हम जिस तरह हम टेस्ट वगैरह बेस्ड रहते हैं, क्लिनिकल मास्टाइटिस और सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। मास्टाइटिस ऐसी बीमारी है कि इसकी इटियोलॉजीज बहुत ज़्यादा है, 200 क्रॉस कर जाती है। यानी एक इटियोलॉजी नहीं है, एक एजेंट नहीं है, एक पैथोजन नहीं है। देयर आर सो मेनी एजेंट्स, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो चाहे वो वायरल हो, चाहे वो अदर एजेंट्स हो, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी इस बीमारी को रोकना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है।
अगर आप वैक्सीन भी बनाते रोकने के लिए, हम कंट्रोल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हमारा वैक्सीनेशन। फिर आप कितने एजेंट्स के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, है ना? तो वो चीज़ भी इसमें हमें एक लिमिटेशन रहती है। तो उसको हम नज़र में रखते हुए हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसको पहले ही कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। मैंने जो आपको एक क्लासिफिकेशन बताई, बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लिनिकल मास्टाइटिस, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस। क्लिनिकल मास्टाइटिस ऐसा है कि आपको, आप देख सकते हैं उसको, यानी जो अडर है, जो अडर आपको विजुअली दिखेगा कि उसमें क्या न क्या प्रॉब्लम है, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है उसमें, यानी सूजन है, स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। गाय आपको हाथ नहीं लगाने देगी, मिल्किंग नहीं करने देगी, हाँ, जो आप देख सकते हैं। या दूसरी बात है कि थोड़ा भी आप टच करेंगे किक करेगी, तो ये क्लिनिकल मास्टाइटिस है। इसके अलावा इसमें आपको ये भी मिल सकता है कि दूध मिल के इसमें दूध खराब होता है, क्लियरली पता चलेगा ओनर को कि दूध ठीक नहीं है। कभी कभी खून भी होता है, कभी कभी बहुत पतला भी होता है, कभी कभी बहुत गाढ़ा भी होता है। इसके अलावा जो क्लियर सिम्टम्स हमें दिखते हैं आपको से कि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, हॉट है, पेनफुल है। इसके अलावा जो हमारे गाय है वो खाएगी नहीं, पिएगी नहीं ठीक से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंसानों में थोड़ी बहुत भी ऐसे कभी गले में ही दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, या कहीं पर भी, तो हम कितना अनईजी फील करते हैं। इसी तरह एनिमल भी अनईजी बहुत फील करता है, खाएगा नहीं नॉर्मली, पिएगा नहीं, तो प्रोडक्शन लॉसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है प्रोडक्शन लॉसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक, उसके अलावा एक प्रोडक्शन लॉसेस, फिर एक ओनर पे बर्डन आता है ट्रीटमेंट कॉस्ट, एंटीबायोटिक कॉस्ट, ठीक, एंटीबायोटिक्स के अलावा अदर सपोर्टिव कॉस्ट, कभी कभी हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, डिपेंडेंट कि कौन सा मास्टाइटिस है। मैं आपको ब्रॉडली बता रही हूँ क्लिनिकल और सब एक्यूट। मास्टाइटिस की अपनी क्लिनिकल, पर एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा चलता है, यानी ओवरऑल बर्डन ओनर पे बेचारे पे आ जाता है कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर देता है। यानी फिर से हम वापस आ रहे हैं उसी करके, हमें ये पहले ही कंट्रोल, मतलब थाउजेंड्स में खर्चा होता है। एक एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, दूसरी बड़ी एंटीबायोटिक 600, 700, 1000, 2000 एक एंटीबायोटिक, क्योंकि एक एंटीबायोटिक नहीं करी, जो हम लोवेस्ट पे जा रहे थे वो नहीं काम कर रही है। तो इसीलिए वो भी एक मसला है। तीसरा मसला हमें जो आ रहा है इसमें, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक, बस परसों हमने कोई एक्सपर्ट, हमारे थे एक्सपर्ट साहब, उन्होंने हमें कहा कि वेटनेरियंस कहीं ना कहीं आर टू बी ब्लेम्ड, कि हम लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस आ रही है, काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि दैट मे बी ट्रू, बट ओवरऑल ग्लोबली ये प्रॉब्लम है, ह्यूमंस में, इंसानों में हमें कुछ एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे। इसी तरह जानवरों में भी प्रॉब्लम है। जो एंटीबायोटिक कुछ साल पहले यहाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, सेंसिटिव था, अभी वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब असर नहीं दिखा रहा है, ठीक, एनिमल उससे ठीक नहीं हो रहा है, यानी हमें हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना है। तो उससे एक ग्लोबल प्रॉब्लम होगी, वो ये सिर्फ जानवरों के लिए नहीं। हम सोचते थे चलो हमने जानवरों को एंटीबायोटिक दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वही हम, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन, चाहे दूध, चाहे शीप में, मटन में, तो हम ही ले रहे हैं, यानी साइकिल सर्कुलेट हो रहा है। मतलब इथिकली ये हमें जहन में रखना है, अगर हम किसी को एंटीबायोटिक दे रहे हैं या कुछ ऐसा रिकमेंड करें, तो हम उनको बोल रहे हैं कि इसका एक विड्रॉवल पीरियड होता है, कि इतने दिनों तक आप दूध नहीं लेंगे इसका, इतने दिनों तक आप इसको एनिमल का मीट नहीं लेंगे, मिनिमम 3 दिन, मिनिमम 4 दिन दूध नहीं लेंगे अगर आप एंटीबायोटिक प्रोटोकॉल मिनिमम स्टैंडर्ड। या मटन के लिए आप नहीं करेंगे उसको 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन। तो ये चीज़ें हमें प्रोटोकॉल में ध्यान रखनी है। तो वापस हम मास्टाइटिस पे आ रहे हैं। एक तो हम मास्टाइटिस के लिए यहाँ पर पीजी लैब में अपनी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, यहाँ पर प्रॉपर टेस्टिंग होती है, चाहे वो जो हम कहते हैं ना प्राइमरी टेस्टिंग होती है यहाँ पर, ठीक, या फिर एडवांस टेस्टिंग होती है। इसके अलावा हम यहाँ पर और भी टेस्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जो सुना है कि इंसानों में होती है, इसी तरह जानवरों में भी होती है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, एजेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, या वो आपस में, अगर जो जानवरों को इन्फेक्ट करता है वो इंसानों को भी इन्फेक्ट कर सकता है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। इसी तरह दूसरी बीमारी उसको पैराट्यूबरक्लोसिस, जोनीज डिजीज को कहते हैं, जो
जानवरों को भी इफेक्ट करती है, ह्यूमंस को भी कर सकती है। इसको ज़ूनोटिकली हम कहते हैं ना, जो जानवरों से इंसानों में चली जाती है। ठीक, तो पैराट्यूबरकुलोसिस के लिए जॉनियन टेस्ट रहता है, इंट्राडर्मल टेस्ट रहता है, तो वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसके अलावा ब्रुसलोसिस के लिए, ब्रुसलोसिस इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ भी है और जो जानवरों से इंसानों में भी जा सकती है, बहुत इम्पॉर्टेंट ज़ूनोटिकली। काफ़ी हम रहते हैं जानवरों के साथ, जो हमारे ओनर्स है, जो हमारे फार्मर्स है, चाहे एक ये ग्रुप, दूसरा वेटनरी ग्रुप होता है, लैब में जो काम करते हैं, या डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, अदर स्टाफ जो एनिमल्स के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील करता है, तो वो भी एक थ्रेट जोन में आता है कि कुछ बीमारियां जानवरों से इंसानों में बहुत आसानी से आ सकती, क्योंकि हमारा कनेक्शन रहता है ना एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। तो ये चीज़ें ब्रुसलोसिस इम्पॉर्टेंट, उसका सुना हो नाम आपने, ब्रुसलोसिस सुना है ना। अक्सर कभी जो ओनर बहुत क्लोजली होता है या जो क्लोजली इसके साथ काम करते हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई जानवर जिसमें कोई ब्रुसलोसिस, तो चांसेस रहते हैं अगर हमने प्रॉपरली एक जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे बायोसिक्योरिटी नहा लिया, मेजर डाल लिया, तो ये इंसानों में भी आ सकता है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो गाय इन्फेक्टेड हो उस टाइम पे ब्रुसलोसिस, हमने ऐसे ही हाथ लगाया उसको, है ना, निकालने के टाइम, काविंग के टाइम, काफ निकालने के टाइम, तो ये जरासीम उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हम में आ सकता है, बहुत आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है और इंसानों में बहुत अच्छे मतलब क्लियर सिम्टम्स आते हैं इससे। वी हैव टू केयर, बी केयर। ट्यूबरकुलोसिस ऐसे जानवरों में होती है, तो वी हैव टू बी वेरी केयर कैसे डीलिंग करती है लैब में एनिमल्स के साथ। तो इन्हीं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ज़ूनोटिक डिजीज़, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ के हम यहाँ पर टेस्टिंग प्रॉपर प्रोटोकॉल रहता है हमारा। तो हम मैस्टाइटिस का जो मैंने कहा कि हम प्राइमरी टेस्टिंग करते हैं, मैस्टाइटिस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेस्टिंग रहती है, प्राइमरी टेस्टिंग रहती है, क्लिनिकल सब क्लिनिकल बेसिस पे भी रहती है। जैसे अगर हम क्लिनिकल अगर हमने देखा कोई केस, हमें आंखों से पता चल गया, ओनर को सीधे पता चल गया कि अडर में कुछ प्रॉब्लम है, ये दूध प्रॉपरली नहीं दे रही है, इसको या तो पेन है या तो कोई और, बट ओनर कैन एटलीस्ट से कि हाँ कुछ अडर में प्रॉब्लम है, ठीक, तो वो क्लिनिकल हम कह सकते हैं कि इट्स अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज। तो हमारे पास एक स्ट्रिप कप होता है, अगर इस घर पे ऐसा करो इस्तेमाल इसको, या आपके पास एक फार्म होगा या कुछ गाय होगी, तो आप सिंपली इसको इमीडिएटली देख सकते हैं घर में, आपको किसी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ब्लैक कप चालू, ब्लैक जिसकी ब्लैक बॉटम होगी, ठीक, हम वो कप ले सकते हैं, ब्लैक बॉटम, सिंपल कोई भी ब्लैक ब्लैक कलर का कप सिंपली आपके घर में हो। ज़रूरी नहीं आपके पास, हमारे पास एक स्ट्रिप होता है, ब्लैक डिज़ाइन होता है, सिंपल कप होता है, ब्लैक उसमें कोटिंग की होती है ताकि मिल्क कंट्रास्ट हमें दिखे उसमें। तो सिंपली आप लेंगे उस कप को स्ट्रिप करेंगे, दूध लेंगे, गाय के पास जाएंगे, दूध डायरेक्टली लेंगे उससे, तो आपको सीधे पता चलेगा कि दूध ठीक नहीं है, इसमें कुछ कडलिंग है, इसमें कुछ प्रेसिपिटेशन है, फ्लेक्स है, ब्लड है, या नॉर्मल कलर जो नॉर्मल दूध है उससे बिल्कुल ये डिफरेंट, यानी क्लियरली आप बोल सकते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज प्रॉब्लम है, तो आप क्लिनिकली आप उसको कर सकते हैं घर पर डायग्नोसिस, यानी आपको लगेगा तो आप वेटरनरी डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्ली आपको एक प्रोटोकॉल बताएंगे कि इसको आप कैसे हम कर सकते हैं ट्रीट, बिकॉज अब ये इन्फेक्टेड है, ठीक। दूसरा होता है सब क्लिनिकल, यानी दूध बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक आपको दिखेगा, अच्छा क्या प्रॉब्लम, अडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अडर बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा आपको, उसमें कोई पेन नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि क्लिनिकल में आपको सीधे पता चलेगा, आपको गाय हाथ नहीं लगाने देगी, मगर इन केस ऑफ सब क्लिनिकल अगर मैस्टाइटिस होगा तो अडरस बिल्कुल ही नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रॉपरली वो दूध देने देगी, ठीक, वो खाएगी पिएगी ठीक से नॉर्मली, ठीक, उसका जो नॉर्मल सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट वो ठीक होगा। मगर ओनर हमें कभी कभी बताता है दूध में थोड़ी बहुत स्मेल है या फट जाता है या ज़्यादा दूध नहीं देती, जितनी पिछली बार देती थी 10 लीटर, अब ये 5 ही देती है, 6 ही देती है, मगर अडर छुट ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओनर ऐसे बताएगा कि अडर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक, अडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूध में हमें कभी कभी लगता है कि स्मेल है, या कभी लगेगा कि प्रोडक्शन कम है, तो उसको आप कैसे करेंगे, वो
उसका आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, वो कभी फटता है, कभी नहीं फटता है। आपने दूध दिया कभी फटेगा, वो बोलता है ओनर हमें कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर है ना, कैसे पता चलेगा? तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस के लिए आप घर में ही टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास फार्म है, आपको इमीडिएटली देखना है कि ये सब क्लिनिकल कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए टू क्लिनिकल, इसमें फिर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, यानी पहले ही इसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि सब क्लिनिकल के बाद कभी कभी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ये क्लिनिकल में आ जाए, इसलिए बीमारी ठीक क्लिनिकल यानी फिर अडर ही में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक, चाहे वो इन्फ्लेमेशन। यानी कैसे पता चलेगा आपको? हमारे पास कुछ टेस्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ इजी टेस्ट, सिंपल टेस्ट, इनएक्सपेंसिव टेस्ट जो आप कर सकते हैं आराम से। सिंपली आपके पास एक जिसको हम कहते हैं, हम जो टेस्टिंग करते हैं कॉमनली कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, CMT जिसको कहते हैं, तो आज बोलते हैं, सुना है किसी ने CMT कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट? एक सिंपल टेस्ट रहता है, इसके लिए हमें एक पैडल चाहिए होता है, पैडल जिसमें हम दूध लेंगे। प्रॉपर तरीका रहता है कि डायरेक्टली आप जो आपको लगती है सस्पेक्टेड, यानी जो आपको लगती है कि जिसमें प्रॉब्लम है गाय में, डायरेक्टली उससे आप दूध देंगे, प्रॉपर तरीका। और वहीं पर ऑन स्पॉट आप अपने मतलब जहाँ शर्ट वगैरह वहीं पर आप प्रॉपर्टी टेस्ट कर सकते हैं, वहीं पर आप उसको अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आप उसको अलग कर सकते हैं, वो या उसको मैनेजमेंट पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, ताकि ये गैस में कन्वर्ट गैस इनटू क्लिनिकल फॉर्म, है ना, ये कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए टू क्लिनिकल फॉर्म। तो हमारे पास रहते हैं CMT पैडल रहता है, हमारे पास रहता है एक रेजेंट, इसके लिए चाहिए होता है CMT रेजेंट रहता है। ये एक चीज़ है, हमने आपको कहा कि प्रॉपर तरीका रहता है कि ये हम करेंगे वहीं पर जहाँ पर हमें लगता है कि प्रॉब्लमैटिक एनिमल है, गाय है, ये ऑन स्पॉट टेस्ट रहता है। इसके लिए हमें एक पैडल चाहिए, एक रेजेंट चाहिए, ये आपको मिल सकता है मार्केट में आराम से, बहुत सस्ता। ये रेजेंट बना होता है, इसमें सोप सोल्यूशन होता है, सोडियम लोराइल सल्फेट SLS, एक सोडियम लोराइल सल्फेट होता है, और इसमें होता है एक इंडिकेटर, यानी कलर जैसा, ठीक, वो कलर भी चेंज होता है जब pH चेंज होता है, तो वो कलर भी चेंज दिखाता है। तो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर यानी कलर और सोप सोल्यूशन है, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉपरली हम यूज़ करते हैं सोडियम लोराइल सल्फेट, ठीक। अब दूसरी चीज़ इसी के बारे में बताना चाहूँगा, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में SLS। आप सिंपली घर में क्या होगा, आपके पास पशु फार्म, अब आपको इमीडिएटली देखना है कि मेरी गाय में कहाँ प्रॉब्लम है, आपको ऐसे नहीं पता चल रही है, मगर आप यू वांट टू डू दिस टेस्ट, तो आपके पास अब रेजेंट खान ढूंढेंगे आप, ये कभी होता है नहीं अवेलेबल है, तो सिंपली हमारे घर में डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट नहीं होता है, सर्फ हो, जो भी डिटर्जेंट आपके पास है, तो जैसे सर्फ ही हम लेंगे, हमारे पास अवेलेबल है। सर्फ को हमने ऐसे ही बनाना है, बस आपके पास पैडल होना चाहिए, ठीक। ये बना, अगर पैडल भी ना हो हमें घर में, वी कैन यूज अदर कंटेनर, मतलब मैं आपको बता रही हूँ एक फील्ड लेवल पे आप क्या करेंगे, ये तो हम प्रॉपर हमारा लैब मेथड है। ये ना हो तो आप डिटर्जेंट लेंगे, डिटर्जेंट कैसे, सिंपली आप कैसे बनाएंगे वो डिटर्जेंट, 3% हम बनाते हैं, 3% सोल्यूशन, यानी आप 6 to 8 स्पून लेंगे डिटर्जेंट के, कोई भी डिटर्जेंट हो आपके पास, सर्फ हो, टाइड होगा, शुगर में कॉमन रहता है एरिया में, 6 to 8 स्पून ऑफ दिस डिटर्जेंट आप लेंगे, आधा लीटर वाटर लेंगे, हाफ लीटर वाटर, ठीक, कि आप प्रॉपरली इसको मिक्स, कोशिश करें कि थोड़ा बहुत पानी ल्यूकवार्म, ताकि इस डिजोल्व हो सके। आपने इसको प्रॉपरली डिजोल्व किया अच्छे से और बना लिया, आपका रेजेंट बन गया। यू डोंट नीड इंडिकेटर, क्योंकि घरों में इंडिकेटर आप बहुत मुश्किल होता है, बट हमारा एक लैब का प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि हमें प्रॉपरली एक सोल्यूशन है, SLS है, इंडिकेटर है इसमें, बट घर में आपने अगर ये सोल्यूशन बना लिया ना, सोप सोल्यूशन, ये 2-3 महीनों तक आपको काम करेगा, आराम से बना के रख लिया हाफ लीटर, और इसको किसी कूल प्लेस पे रख दिया आपने, ठीक है ना, नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं, तो आपका बन गया सिंपल सोल्यूशन। समझ गए, हमारे पास रेजेंट भी आ गया जो आप घर में भी बना सकते हैं, जो हमारे पास लैब में प्रॉपरली भी है, और हमारे पास पैडल है,
ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, पैडल भी इट्स नॉट कॉस्टली। बट मैं फिर से कह रही हूँ, अगर घर में नहीं अवेलेबल है वो कैन टेक अ सिंपल बाउल, है ना, अलग अलग। ये तो 4 क्वार्टर्स के लिए है ना, ये क्वार्टर्स के लिए अलग अलग है ना, वहाँ पर आप 4 कौली आगे अलग अलग भी कर सकते हैं, जस्ट टू घर में जो हमारे पास अवेलेबल है इजीली। बट मकसद है कि एक प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। उसमें क्या है, हमारे पास गाय है, प्रॉपरली मेथड रहता है कि फॉर एग्जांपल ये गाय है, ठीक, इसका ये रहता है अपनी अपनी कंट्री का अपना अपना प्रोटोकॉल है, बहुत सारी कंट्रीज का अपना प्रोटोकॉल है कि आप पैडल को कैसे पकड़ेंगे। ठीक, सबसे इजी मेथड रहता है कि आप जहाँ से है, जिस साइड से, फॉर एग्जांपल हम लेफ्ट साइड से हैं तो इसी साइड से हमने दूध लेना है गाय में। फॉर एग्जांपल ये गाय, आप इमेजिन करिए ये गाय का हेड है, दिस इज काउ हेड, और ये टेल साइड से हम, ठीक, तो हमें बैठना है, क्योंकि मैंने कहा ये ऑन स्पॉट टेस्ट रहता है, जिसको हम कहते हैं वाइट साइड टेस्ट भी, ठीक, ऑन स्पॉट टेस्ट रहता है। तो हम बैठेंगे, जिस साइड हमें ये पैडल है उसी साइड हमने रखा, यानी जो जहाँ पर क्वार्टर है वो वहाँ से, ताकि ओनर को हमें इजीली पता चले कि हमने किस क्वार्टर से दूध लेना है। ये आसान तरीका रहता है। अदरवाइज डिफरेंट कंट्रीज का, कुछ कंट्रीज कहते हैं कि दिस इज द प्रोटोकॉल, जहाँ से टंग है, जहाँ से हेड है वहाँ से आप रखें, ठीक। कुछ कंट्रीज कहती हैं जहाँ से टेल है वहाँ से रखें, ठीक, यानी ये लेफ्ट साइड यहाँ से आएगा टेल में, ठीक। इशू इसको हैंडल को पकड़ने का प्रोटोकॉल ऑन स्पॉट। आप ये बात समझे मेरी, हेड टेल पकड़ने का आसान तरीका है, इजी का आसान, चलो ऐसे पकड़ेंगे हम, दूध लेंगे 1 2 3 4, हमें पता है लेफ्ट 4 राइट 4, आप समझते हैं, लेफ्ट राइट 4, हाइंड और लेफ्ट हाइंड राइट हाइंड को पतिम साइड, 4 को पचासा लेफ्ट साइड, पचासा है ना राइट साइड होता है। तो हमें 4 रखा लेंगे, ऑन स्पॉट हमने दूध ले लिया इसलिए। बस अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका हम कैसे ये करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने मिल्क सैंपल ऑलरेडी हमने किया है यहाँ पर अरेंज, ठीक, हम नीचे क्लिनिक्स में भी जाएंगे, जस्ट हमारे पास मिल्क सैंपल अभी था अवेलेबल। सिंपल ये रहता है कि हमने 4 मिल्क सैंपल्स ले लिए, हमने इनको लिख लिया, हम इनको नंबरिंग करते हैं ABCD, ठीक, राइट 4 हाइंड 4 लेफ्ट 4 और हाइंड 4, ठीक, हम इनको नंबरिंग करते हैं ताकि हमें पता चले कौन सा, हमें देखना है ना, कभी कभी एक ही क्वार्टर खराब होता है, जरूरी नहीं हो 4 क्वार्टर्स खराब हो, कभी कभी एक ही क्वार्टर का दूध खराब हो सकता है, तो इसमें प्रॉपरली इसको नंबरिंग करना जरूरी है, प्रेजेंटेशन देना। कभी कभी हम देते हैं सिंपल नंबरिंग ABCD, जस्ट याद रखने के लिए, A 4 राइट, ठीक। कभी कभी हम नंबरिंग देते हैं, कभी कभी इसमें लिखा होता है वहीं से, जैसे इस पर लिखा है राइट 4, ठीक है, रियर हाइंड, इस पर लिखा होता है, कभी कभी नंबरिंग दी होती है, कभी किसी में पैडल में नहीं दिया होता है, उसमें हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं, कभी ABCD लिख सकते हैं। तो ये हमारा पैडल की एक नंबरिंग वगैरह रहती है, और सिंपली हमें क्या है, हमारे पास मिल्क सैंपल अवेलेबल है, हम इसको प्रॉपरली करेंगे। कोशिश रहेगी हमारे, हम लैब में कर रहे हैं तो हमारा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि विल वियर प्रॉपर बायोसिक्योरिटी गियर हम वेयर करेंगे। तो जो मैंने आपको बताया कि ये वाइट साइड टेस्ट है, ऑन स्पॉट टेस्ट है शर्ट पे, अगर हम ये ऑन स्पॉट करेंगे, शर्ट पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट आपको दिखाने के लिए वी हैव ऑलरेडी सैम्पल्स विद अस, हमने नंबरिंग की है, यहाँ से 1 2 3, अब कितना अमाउंट लेंगे, हमें ज़्यादा दूध नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 ml अनफ, ताकि हमें दिखे अच्छे से, ठीक, 3 ml इज इनफ। हमारे पास ड्रॉपर भी रहता है, लैब में हम तरीके नहीं करते हैं कि वहाँ ड्रॉपर 5 ml का हमारे पास ड्रॉपर है, मैं इससे लूँगी सैम्पल। और अगर हम ऑन स्पॉट करेंगे तो हम अंदाजे से करेंगे कि हमें 3 ml उतना ही, मतलब अंदाजे से लगा सकते हैं कितना आ जाएगा।
नंबर 2 सैंपल। अराउंड 3 आवर्स मैंने कोशिश की एग्जैक्टली इक्वल वॉल्यूम लेने की, ताकि हमें प्रॉपर्ली पता चल जाए। ठीक, अलग अलग क्वार्टर्स का हमारे पास है। आपको विजुअली भी दिख रहा है, यानी आंखों से भी आपको दिख रहा है ना, कुछ पता चल रहा है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बाकी इन दोनों में ज़्यादा आप नहीं कह सकते हैं क्या है ना, तो आपको ऐसे भी पता चल रहा है कि कुछ है। अब हमारे पास रेजेंट है, रेजेंट आपको पता चल गया। रेजेंट क्या है हमारे पास? SLS, या जो आप घर में भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रॉपर्ली इसको शेक करेंगे हम। इक्वल वॉल्यूम रेजेंट, जितना हमने दूध डाला, जैसे 3 ml मैंने डाला, 3 ml इक्वल वॉल्यूम आ यूज द रेजेंट 3 ml। इमीडिएटली जब मैंने रेजेंट डाला तो मुझे कोशिश करनी इसको रोटेट करने की, मिक्स करने की, इसको swirl कहते हैं। 10 सेकेंड्स तक आप इमीडिएटली इसको मिक्स करेंगे और रिजल्ट हमें पता चलेंगे यहाँ पर। देख लीजिए रिजल्ट कैसे पता चलेगा, कलर, और इसको हम कहेंगे कॉमन लैंग्वेज में जैसे दही जैसा ये चिपक रहा है, ठीक है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज प्रेसिपिटेट हो गया। अभी तक दूध आपको पता चला कैसा था, ऐसा नहीं था ना, चिपक नहीं रहा था, प्रेसिपिटेशन नहीं थी, कर्डलिंग जैसे जैसे फट रहा है, या जिसको स्टिकी कहता है, बन गया है ना, जो चिपक रहा है जैसे। अब देखना है किस में कितना ज़्यादा ये स्टिकीनेस आ जाएगी, प्रेसिपिटेशन आ जाएगी, आपको वही पता चलेगा। जितनी ज़्यादा ये स्टिकीनेस में पता चलेगी, प्रेसिपिटेशन होगी, उतनी ज़्यादा ये खराब है दूध, उतना ज़्यादा वो क्वार्टर प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, खराब है। देखिए अब आप मुझे बताएं किस में आपको ज़्यादा लग रही है। मैं आप करेंगे किस में, जब आप इसको रोटेट करते हैं ना पैडल को, जब हम इसको रोटेट करेंगे, फिर जब इसको ऐसे मूव करेंगे, पीछे रह रहा ना, नहीं इसमें क्या रह रहा है, ये धीरे धीरे, यानी स्टिकीनेस पीछे रह रही है, इसमें भी रह रही है, इसमें उतनी ज़्यादा नहीं है, रादर नहीं है, इसमें है। अब देखना है किस में ज़्यादा, यानी किसको टाइम लगेगा, यहाँ से जब हम रोटेट करेंगे फिर इसको नीचे आने में किस में कितना टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा वो खराब है वो दूध, उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड हम कह सकते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगी इन्फेक्टेड ये क्यों होता है। इसमें हमारा एक रीज़न रहता है सोमैटिक सेल काउंट, SCC। जितना ज़्यादा सोमैटिक सेल काउंट दूध में ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये मेस्टाइटिक है, यानी मेस्टाइटिस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये सब क्लिनिकल से क्लिनिकल में आने के रहे, तो ये रहता है। और ये क्यों होती है इतनी ज़्यादा स्टिकीनेस, ये कोई इसमें यहाँ पर किसी पैथोजन से नहीं होती है डायरेक्टली, किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं होती है। तो मैं आपको कह रही हूँ सोमैटिक सेल काउंट, यानी दूध में डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक, दूध में डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अदर सेल्स होते हैं, ठीक, लिकोसाइटिस होते हैं, जो कहीं किसी नॉर्मल क्वांटिटी तक ठीक होते हैं, नॉर्मल नंबर तक ठीक होते हैं, ठीक।
मगर इससे ज़्यादा अगर ये बढ़ गए दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि इन सेल्स का काम होता है पैथोजन को, अगर कोई फॉरेन पैथोजन आ गया उसको उस पर ना अटैक करना या उनको बाहर निकालना दूध का। तो जितना ज़्यादा पैथोजन अंदर आ जाएगा यानी जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा इन सेल्स की अमाउंट बढ़ जाएगी, ताकि इनको ये एक प्रोटेक्टिव रहते हैं, ठीक है, ये प्रोटेक्शन रहती है अंदर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल में हम कहेंगे फौज, ठीक, यहाँ से हमें फौज तैयार रखनी है, तो ये सेल्स होते हैं। बट इन सेल्स का हमें डायग्नोसिस वैल्यू भी है कि जितना ये बढ़ जाएंगी सोमैटिक सेल काउंट उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दूध में है, ठीक, इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ मेस्टाइटिस। और यही सेल्स, अब मैंने ये रेजेंट डाला इसमें, ठीक, मैंने ये रेजेंट डाला इसमें, जो सोप सोल्यूशन हम नॉर्मल है या जो हमने SLS सोडियम क्लोराइड सल्फेट, इसका क्या रहता है कि जब हम इसमें डालते हैं दूध में, यही सेल्स जो है लाइस होती है। लाइस मतलब समझते हैं आप? हाँ, लाइसिस हो जाती है कि क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ, लाइसिस हो जाती है, ब्रेक डाउन होता है, यानी ये सेल्स हम कहेंगे वेरी कॉमन लैंग्वेज में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, इनका जो अंदर जेनेटिक DNA मटीरियल वो बाहर निकल जाता है, यानी ये काम करता है इन सेल्स को तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का। तो ये इसके साथ मिलता है, ये सोप सोल्यूशन उस लाइसिड सेल्स के साथ अंदर जो मटीरियल होता है, जेनेटिक मटीरियल, उनके साथ मिलता है और ये ऐसा प्रेसिपिटेशन बना लेता है। इसीलिए प्रेसिपिटेशन यानी जितनी सेल्स होंगी उतनी ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा, है ना, उतना ज़्यादा रिएक्शन हमें दिखाएगा। नॉर्मल मिल्क में ज़्यादा ही सेल्स नहीं होती, ठीक, नॉर्मल मिल्क में नहीं होती है एक्सेस में, तो उसमें ये रिएक्शन ऑब्वियसली उसमें वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, रिएक्शन भी नहीं होगा और उतना ज़्यादा ये प्रेसिपिटेशन आपको दिखेगा नहीं। क्लियर? ये आप समझ गए कि इसका बेसिस क्या रहता है, बस आपको समझाने के लिए। तो बट आप ये फील्ड लेवल पे आराम से कर सकते हैं। सोमैटिक सेल काउंट होती है वो क्यों फ्लक्चुएट होती रहती है बार-बार, मतलब कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है? एग्जैक्टली, वो डिपेंड्स ऑन द एज पर भी डिपेंड करता है, पार्चुरेशन स्टेटस पर भी डिपेंड करता है। जैसे ओल्ड एज में ज़्यादा रहती है, इवन बाई इस पर सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग में रहती है, दिन में रहती है, देयर इज़ फ्लक्चुएशन, बट वो उतना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितना एक इन्फेक्टेड बेली में होती है। यानी वी नो कि सोमैटिक सेल काउंट 1 लाख से लो ही रहना चाहिए, अराउंड 1 लाख हमारे, ठीक, बट आप ये शूट करेगा 2 लाख में, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो अकॉर्डिंगली हम लेवल फिर बता देंगे। तो देयर इज़ कि लेवल चेंज होती है, बट दैट शुड नॉट बी दैट एक्सेस कि वो इन्फेक्टेड में हम कर सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द क्लियर। और अब हम किसको कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं +1, +2, +3। +1 जिसमें थोड़ी बहुत आपको मिल रही है प्रेसिपिटेशन, यानी देखिए, है ना, जब हम इसको मूव कर रहे हैं तो थोड़ा पीछे से चिपक रहा है, जिसमें अब ज़्यादा चिपक रहा है, ठीक, आपको किस में लग रहा है ज़्यादा है, चलिए आप पर हम बता देंगे ऑडियंस। मैं इसको मूव करूँगी ऐसे धीरे धीरे। आप देखो कर्डिंग किस में ज़्यादा हो रही है, थर्ड में। इसको हम +3 कह सकते हैं, +2 +2, ठीक। और दिस इज नॉर्मल, इसमें कोई कर्लिंग नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, चिपक नहीं रहा है। तो एक सिंपल टेस्ट जो आप घर में आराम से कर सकते हैं। इवन जब आप इसको डिस्कार्ड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि कौन किस तरीके से डिस्कार्ड हो रहा है, यानी कितना चिपक रहा है। देखिए इजीली रिमूव हो गया यहाँ से, है ना, इसको टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट इसका मकसद ये है कि आपको एट फर्स्ट ही पता चलेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, मुझे मैनेजमेंट स्टार्ट करना है, ताकि ये क्लिनिकल मेस्टाइटिस में ना चला जाए। बिकॉज अडर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, अडर में कोई अभी हमें विजुअल चेंज नहीं मिल रही है, कोई इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग नहीं है। बट कुछ चीज़ों का हमें इसके अलावा ख्याल रखना है कि जब आप मिल्क सैंपल ले लें तो अडर जो एब्सोल्युटली ड्राई और डर्ट फ्री होनी चाहिए, ठीक। अगर कोई उसमें मतलब कोई फीसेस कोई डाउन कंटामिनेशन नहीं है, ठीक है, नहीं लगा है उसमें, तो उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक क्लियर टॉवल से, साफ टॉवल से या पेपर टिश्यू से आप उसको साफ कर सकते हैं,
ठीक, ताकि हमें ज़्यादा ख्याल रखना है कि इन्फेक्शन अंदर ना चली जाए। अगर डंग के साथ है तो उसको प्रॉपर्ली क्लीन करें, फिर उसको ड्राई करें अच्छे से। उसके बाद आप एक क्लीन पैडल में, जैसे मैंने आपको बताया, सैंपल लेंगे और उसके बाद ही आप टेस्ट कर सकते हैं। वेरी इजी टेस्ट, एक एब्सोल्यूट टेस्ट जो हम फील्ड में कर सकते हैं पहले ही मास्टाइटिस को डायग्नोज करने के लिए, ठीक। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे और लैब टेस्ट रहते हैं, पीएच। हमें पता है पीएच, जो नॉर्मल मिल्क का पीएच कितना, किसी को पता है कितना रहता है? जो हम दूध पीते हैं घर में, जो गाय देती है दूध, उसमें कितना नॉर्मल पीएच होता है? 6 से 7 के बीच में। हाँ, थोड़ा आइडिया है आपको, अराउंड 6.4, 6.5 से लेकर 6.7 तक ये रहता है काउ मिल्क में पीएच। 6.5 to 6.7, 6.6 हम इसको एवरेज देते हैं, ठीक। तो इतना रहना चाहिए। अब अगर इससे ज़्यादा पीएच हो गया, शूट हो गया, ठीक, तो वो हम इंडिकेट करता है दूसरा मास्टाइटिस, यानी 7, 7.4 से ऊपर जा रहा है तो मास्टाइटिक मिल्क में, मास्टाइटिस में जो मिल्क हमें मिलेगा उसमें पीएच ज़्यादा होता है। नॉर्मल पीएच कितना रहता है? अराउंड दिस 6.5 to 7 अराउंड, तो वो चला जाता है 7.4, 7.5, तो हम वहाँ पर भी कर सकते हैं। सिंपली हमें लैब में होता है पीएच स्ट्रिप्स होते हैं। अगर हमें मतलब होता है ना कि हमें इमीडिएटली देखना है कि कहाँ है, हम सिंपली दूध लाया हमने, ये दूध लिया हमने, सिंपल ले लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में प्रॉपर क्लीनली हमने पहले लिया दूध, गाय से ले लिया, इसमें क्लीन टेस्ट ट्यूब में या क्लीन वाइन में हमने ले लिया, तो हमारे पास पीएच स्ट्रिप्स होती हैं। इसमें पीएच लिखा होता है, जैसे इसका 3.4 है, 4, 4.5 है ना, और इसको कलर्स इंडिकेट होते हैं। हमारे पास अब स्ट्रिप्स है बहुत सारे, सिंपली विल टेक द स्ट्रिप, एक स्ट्रिप हमने ले ली, बिकॉज दिस इज यूज एंड थ्रू, आपने ले ली स्ट्रिप, सैंपल, सिंपली हमने सैंपल आया, हमें थोड़ा शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, हमने इसमें डिप कर दिया प्रॉपर्ली, तो इसमें ये कलर चेंज दिखाएगा हमें। अभी तक कैसा कलर था? थोड़ा सा हल्का सा लाइट कॉम्बिनेशन। हम इसको थोड़ा सा वेट करेंगे ड्राई होने के लिए। अब यहाँ पे आप इसको करेंगे, चेक करेंगे, हाँ कितना लग रहा है? 6.3 क्या है? थोड़ा सा यही लग रहा है, यानी लाइट कलर नहीं है, डार्क कलर बता रहा है, यानी ये टुवर्ड्स हायर पीएच चला जा रहा है ना। तो वी कैन सी ये, हम इससे भी इमीडिएटली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोमैटिक सेल काउंट बहुत ज़्यादा है शायद, और ये टुवर्ड्स मास्टाइटिस, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस की तरफ जा रहा है। ये भी एक सिंपल टेस्ट जो आप कर सकते हैं विदाउट, इसमें कोई हमें एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, खर्चा नहीं लगेगा, स्ट्रिप्स इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। ये अनदर सिंपल टेस्ट, राइट। ये हम यहाँ पर प्रॉपरली कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास रहता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, कल्चर सेंसिटिविटी, जो अभी डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। सिंपली आपने मिल्क सैंपल ले लिया, हमें देखना है कि ये इसमें, अब हमें देखना है प्रॉपर्ली इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा पैथोजन है, यानी कौन सी इटियोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है इसको दूध को ख़राब करने के लिए। तो हम सिंपली एक सैंपल ले लिया हमने, मगर सैंपल लेने से पहले हमें प्रॉपर ख्याल रखना है कि हम ये प्रॉपर एक हाइजीनिक तरीके से ले लें, स्टरलाइज्ड तरीके से, क्योंकि हम सैंपल लेंगे मगर यहाँ से हमने कंटामिनेशन की तो हमें नहीं पता चलेगा ना। यानी पहले हमें अडर को प्रॉपर्ली क्लीन करना है, फिर ड्राई करना है, ठीक अच्छे से। अब अपने हैंड्स भी प्रॉपर्ली, अगर आपके पास ग्लव्स है तो ज़्यादा अच्छा है, हैंड्स क्लीन करें। देन मिल्क द वाटर जो आपको लगता है कि इन्फेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है, तो आपने ये मिल्क सैंपल ले लिया, लैब में लाया हमने। टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है कि ज़्यादा हाई ज़्यादा लो नहीं रहना चाहिए, कि इमीडिएटली विल स्टार्ट प्रोसेसिंग इन द लैब। बेटर सैंपल फर्स्ट मिल्किंग, मतलब जैसे मिल्किंग शुरू करते हैं कि स्ट्रिपिंग पे होता है कि थोड़ा बेटर रहता है जब आप सैम्पलिंग करें, पहली स्ट्रिप आप डिस्कार्ड करें, ठीक है। पहला स्ट्रिप जो आप दूध, पहला स्ट्रिप होता है, पहला दूध जब आप लेते हैं उसको आप डिस्कार्ड करें, ठीक। डिस्कार्ड शुड बी ऑल्सो प्रॉपर्ली, ताकि इन्फेक्शन आगे पीछे ना हो जाए, उसको किसी कंटेनर में डिस्कार्ड करके फेंक दें, ठीक। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी स्ट्रिप में यू कैन टेक। कभी कभी होता है कि
टीथ अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी टीथ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको वो कभी कभी थोड़ा होते हैं ड्यूरिंग ऑरिफिस वगैरह में, तो उनको रिमूव करने के लिए इमीडिएटली, ताकि हमें अंदर का प्रॉपर अडर का क्या एनवायरनमेंट है वो पता चले। तो प्रॉपर इज दैट तरीका। आपने लाया ये लैब में, नाउ विल स्टार्ट द प्रोसेसिंग। लैब में क्या प्रोसेसिंग रहती है कि हमारे पास मीडियाज होते हैं, उसमें पहले इनॉकुलेट करते हैं इसको न्यूट्रॉन अगार वगैरह में, फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं, देन सेकंड डे पर हम इसकी कल्चरिंग करते हैं। ठीक, हम देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म, हमें इंक्यूबेशन होती है यहाँ पर, ठीक, फिर देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है, फिर हम स्टेनिंग करते हैं। तो एक प्रॉपर प्रोटोकॉल रहता है कल्चर देखने के लिए, ठीक, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद सेंसिटिविटी, अब आपको देखना है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी हमने देखनी, कौन सा एंटीबायोटिक अगर आप क्लिनिकल केस में आ गई, ठीक, इन्फेक्टेड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अडर इफेक्टेड है, तो आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कर सकते हैं। सिंपली आपने यही सैम्पल ले लिया, जैसे मैंने आपको कहा, इसका प्रॉपर कल्चरिंग होती है। देन हमारे पास एंटीबायोटिक डिस्क्स होते हैं जो हम देते हैं ना, एंटीबायोटिक्स है ना, एज बोलस एज टैबलेट, उनका हमारा लैब में एक डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के एक छोटा छोटा कॉन्सेंट्रेशन बन के होता है, ठीक, या कमर्शियली अवेलेबल होता है। जैसे जेंटामाइसिन यहाँ पर है, इसको लिखा है जेंटामाइसिन, कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो भी लिखा है, ठीक, 10 mg 10 माइक्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली, जो भी टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक, डिफरेंट है यहाँ पर, सेफलोस्पोरिन, डिफरेंट एंटीबायोटिक जो रूटीनली यूज होते हैं। तो उनके डिस्क होते हैं, आपने कल्चर ले लिया, आपने बना लिया, इनॉकुलेट कर लिया, उस पर ग्रोथ हो गई, राइट, एंड देन सिंपली इस पर हमने डिस्क लगा दिए, एंड आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन आप देखेंगे कौन सा एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव होता है, राइट। इफेक्टिव किस हिसाब से, किसका इसका एक इफेक्टिवनेस हम किस हिसाब से देखते हैं, जोन ऑफ इनहिबिशन, यानी किसमें कितनी ग्रोथ नहीं आई है, ठीक। नॉर्मली ग्रोथ हमें पता चलती है टर्बिडिटी, है ना, इसमें थोड़ा ग्रोथ लगेगी, पर जितना क्लियर हमें जोन मिलेगा उतना ज़्यादा वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव है, ठीक। आपको किस में लग रहा है ज़्यादा है, जैसे आपको आइडिया देने के लिए, दिस है ना, इन दोनों में जोन ऑफ इनहिबिशन, यानी इनमें ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं हुई है, हमने इसमें प्रॉपर्ली ग्रो बैक्टीरियल सैंपल डाला था, 24 घंटे में उसमें ग्रोथ कहीं कहीं आ गई है, पर जो एंटीबायोटिक ज़्यादा सेंसिटिविटी है, यानी जो एंटीबायोटिक उनको रोक रहा है, उसका जोन ऑफ इनहिबिशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, इसके अलावा स्टेनिंग यहाँ पर हम कर लेते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के अंदर डिफरेंट स्टेनिंग, चाहे वो ग्राम स्टेनिंग हो। हमारा जो मैं यहाँ पे अभी पीजी कर रही हूँ, तो हम एक डिजीज़ रहती है कैटल में, पैराट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं, हम फीकल ब्लड स्टेनिंग करते हैं, फीकल सैंपल में है हमारा, ठीक है, तो फिर इससे हम विद द हेल्प ऑफ द स्वैब हम फीकल सैंपल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, ऐसे ले लिया हमने, and then we have a slide here, और इस पे हम एक स्मेयर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे हमने स्मेयर बनाया। उसके बाद थोड़े टाइम के लिए हम इसको हीट फिक्स करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम हमारा ये ज़ेड स्टेनिंग किट रहता है, जिसमें हमें यहाँ पे एक कार्बोफिशन हमारी स्टेन है यहाँ पे, जिसको सबसे पहले हम इस स्मेयर को हम स्टेन करते हैं, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे होंगे, चाहे एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगी, तो ये स्टेन उससे चिपक जाते हैं, ठीक है, फिक्स हो जाता है ये। एक्चुअली जो पैराट्यूबरकुलोसिस है वो एक दैट्स कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम के लिए हम एक स्पेशल स्टेनिंग करते हैं। उसमें ये है कि उसका जो माइकोलिक एसिड कंटेंट होता है सेल वॉल का, वो ज़्यादा होता है। वो नॉर्मल जो ग्राम स्टेनिंग हमारी रहती है, तो वो मतलब वो उसके लिए हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्टेन जो है वो रिटेन नहीं होती है वहाँ पे, इसलिए उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर स्टेन रहती है, जेड स्टेन। और जो ये कार्बोफिशन जो ये स्टेन है, ये जो ये डाई है,
वो पर्टिकुलरली उसी के लिए होते हैं और वो उसमें रिटेन वो करता है, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे होंगे, चाहे एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया हो, तो वो सारे दे विल स्टेन, दे विल, उनका जो है पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है देन भी हमारी दूसरा इसको बोलते हैं हम एसिड फास्ट डीकलराइजर। जब हम ये इस पे डालते हैं स्टेन पे, जब हम एसिड फास्ट डीकलराइजर डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है वो डिकलराइज नहीं होता। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एसिड फास्ट, क्योंकि ये उसको डिकलराइज वो नहीं हो जाता है। लेकिन जो बाकी नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो रहते हैं वो इजीली जो है वो स्टेन डिकलराइज हो जाता है। एंड देन फाइनल उसके बाद हम ये जो है मिथिलीन ब्लू स्टेन ये हम यूज़ करते हैं। और इस मिथिलीन ब्लू स्टेन जो है ये सिर्फ वो लेंगे जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं, ठीक है, वो मिथिलीन ब्लू स्टेन लेते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो हमें पिंक कलर हमें वो देते हैं, और जो नॉन एसिड फास्ट होते हैं वो हमें ब्लू कलर देते हैं, ठीक है। एंड देन जब हम ये स्लाइड हमने बनाई एंड वी सी अंडर माइक्रोस्कोप, तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इसमें अगर हमें वहाँ पे पिंक कलर की कोई रॉड्स मिलती है तो हमें पता चलता है कि इसमें जो है इसमें एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, इसमें पैराट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड जो हम पता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। कभी क्या होता है कि हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, यानी कि वो एक किस्म का जरासीम होता है जो एक किस्म का स्टेन लेता है या डाई लेता है, तो उसके लिए एक अलग किस्म के मेडिसिन लगते हैं, एंटीबायोटिक्स लगते हैं। अब क्या होता है कि मिल्क सैंपल जब हमारे पास आता है, हम बोलते हैं कि जैसे गाय को मेस्टाइटिस हो गया है, इसको इन्फ्लेमेशन अडर की हो गई, ऐसे ही उठा के कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं बिकॉज हम सोचते हैं कि ये अच्छा एंटीबायोटिक है, बट ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो उस पर काम करे वो एंटीबायोटिक। या आपको कभी हो जाती है खांसी, आप बोलोगी कि मैं उठ के पेनिसिलिन ले लूँगी, ठीक है, या लूँगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आप पे काम करे। मे बी आपके अंदर जो इन्फेक्शन ऑलरेडी जिस इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म ने की है, मे बी वो रेजिस्टेंट हो इस एंटीबायोटिक को। फॉर दैट रीजन हम पहले ये एक लेते हैं इसका सैंपल, देन हम देखते हैं कि स्टेन पे कौन सा है, तो देते हैं। एक और तरीका है हमें जानने का कि हम कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कल्चर, जो कि हमारे लिए रहता है ऑलमोस्ट हर एक डिजीज में एक गोल्ड स्टैंडर्ड। कल्चर मतलब होता है कि जो ये बैक्टीरिया या जरासीम होते हैं इनको हम यहाँ पे ग्रो करते हैं लैब में, ठीक है। अगर हमारे गले में खराश है या एनिमल को जुकाम है या एनिमल को कोई और इन्फेक्शन है, हम वहाँ से सैंपल उठाते हैं, चाहे हम नीजल स्वैब एक ले, नाक से ब्लड सैंपल ले ले या फिर उसका मिल्क सैंपल ले, ठीक है। तो उसको उठा के हमें पता है कि इसमें कुछ बैक्टीरिया है, ठीक है, लेकिन वो इतने कम होते हैं क्योंकि वो फैले होते हैं पूरी बॉडी में, तो हम चाहते हैं हम उन पे और स्टडी करें और रिसर्च करें और अच्छी मेडिसिन निकालें और अच्छे एंटीबायोटिक्स दें। उस रीजन की वजह से हमें उनको कल्चर करना पड़ता है। कल्चर मीन्स उनकी ग्रोथ करानी पड़ती है, उनको स्टडी करना है, उनके हमें देखने हैं ये किस शेप का ऑर्गेनिज्म है या क्या कौन कौन सी दवाई इस पे काम करेगी और बाकी सारे टेस्ट। तो उस कल्चर को करने के लिए हमें एक फैसिलिटी की जरूरत होती है। सबसे पहले एक लैब, ठीक है, जहाँ पे कल्चर होगा, जिसमें पूरा एक सेटअप होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, बाकी चीजें होंगी। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें हमारा कल्चर स्टार्ट होता है, दिस इज द लामिनार फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम हाइजीनिक कंडीशंस में या स्टरलाइज्ड कंडीशंस में बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रो करने के लिए हमें उसके देखिए हम भी ग्रो करते हैं, हम भी इंसान हैं, वी आर लिविंग बीइंग्स लाइक एनिमल्स, तो हमें ग्रो करने के लिए खाने की जरूरत है, वी नीड फ्यूल, फूड, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ। सिमिलरली बैक्टीरिया जो जरासीम होते हैं ये लिविंग एंटिटीज होती हैं, यू नो दैट, एंड इनको ग्रो करने के लिए हमें खाने की जरूरत है। तो हम इनको अपने या गाय वगैरह टाइप का खाना नहीं देते, इनके लिए एक खास टाइप का खाना आता है जिसको हम मीडिया कहते हैं, जिसपे ग्रो करते हैं। ये जो आप यहाँ पे इन बॉटल्स में देख रहे हैं ये मीडिया है। आप क्यों इतनी सारी बॉटल्स देख रहे हैं, क्योंकि बहुत किस्म के जरासीम होते हैं, बहुत किस्म की वैरायटी होती है बैक्टीरिया की, तो हर एक की अपनी अपनी अलग टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। किसी को हमें जैसे ब्लड अगर मीडिया है उस पे ग्रो करेंगे, कोई सिंपल ब्रॉथ पे ग्रो करता है, किसी के लिए स्पेशलाइज्ड मीडिया बनता है, जैसे कि ब्रूसेला हम डिजीज बढ़ते हैं, ठीक है, एनिमल्स में, उसके लिए स्पेशलाइज्ड।
या माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शंस जो निमोनियाज करते हैं स्पेशली गोट्स में, उनके लिए खास तौर पे आते हैं मीडियाज, ठीक है, वो ऑर्डिनरी मीडिया पे नहीं चलता है। तो उन मीडिया को हम स्पेशल प्लेट्स में डालते हैं जिनको हम इस लैमिनार फ्लो के अंदर रखते हैं। उन मीडिया में फिर क्या करते हैं, अपना सैंपल हम लगा देते हैं। उस सैंपल को फिर हम उठा के लैमिनार से उठा के एक इंक्यूबेटर में डालते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्यूबेटर इतनी गर्मी देता है जरासीम को कि वो ग्रो करे। खाना ही जरूरी नहीं है, अगर हम खाना खाएंगे लेकिन माइनस में खाएंगे, -10 डिग्री पे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी गर्मी है नहीं कि हम ग्रो कर पाए, खाना भी डाइजेस्ट करें। इसीलिए बैक्टीरिया के लिए भी हमें लगता है फिर इंक्यूबेटर, जो आप इधर एक देख रहे हैं वहां पे दूसरा है। 37 डिग्री टेम्परेचर हमारी बॉडी का भी नॉर्मल होता है, एनिमल का इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है 37.5 to 38। तो बैक्टीरिया को भी इसी रेंज में टेम्परेचर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान या जानवर के अंदर पलते हैं, इसीलिए इनको भी वही गर्मी चाहिए होती है। वो हम इनको इंक्यूबेटर में देते हैं, वहां पे ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ होने के बाद हम देखते हैं कि इनकी कॉलोनीज बनी है, क्योंकि एक ही नहीं ग्रो करता, इनकी एक क्वालिटी, एक खसलत जो अल्लाह ने रखी है ऊपर वाले ने, कि ये ग्रुप्स में ग्रो करते हैं। तो उन क्वालिटीज, उन कॉलोनीज को जब हम देखते हैं, उनकी शक्लों से भी हमें पता चलता है किस किस्म का जरासीम है, ठीक है। तो उससे हम पता करते हैं कि हम इसमें कौन सी दवाई दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम